हेलो एवरीवन, पीजी सेमेस्टर 3 सीसी 14 और टॉपिक है रशियन रिवॉल्यूशन 1917। रूस की क्रांति को जानने से पहले यह जानना नितांत आवश्यक है कि क्रांति का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन। किसी भी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। किसी भी देश में होने वाली क्रांति के बीज उस देश की जनता की स्थिति और मनोदशा पर निर्भर करते हैं। असंतोष को उत्पन्न करने वाली भौतिक परिस्थितियां क्रांति के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण करती हैं। ऐसी स्थिति में जब सरकार अपनी पुरानी मान्यताओं और नीतियों में असफल रहती है तो देश में क्रांति का होना स्वाभाविक हो जाता है। रूसी क्रांति के भी कई कारण और चरण कहे जा सकते हैं। 1917 ईस्वी में रूस में दो क्रांतियां घटित हुईं। प्रथम मार्च की क्रांति और द्वितीय नवंबर की क्रांति। मार्च की क्रांति को मेनशेविक क्रांति भी कहते हैं। इसका स्वरूप राजनीतिक था। नवंबर की क्रांति का स्वरूप सामाजिक था। मेनशेविक उदारवादी थे। उनका विश्वास था कि विकास की प्रक्रिया तथा किसानों को संगठित कर देश में क्रांति लाई जा सकती है। मेनशेविक दल में किसानों की प्रधानता थी। मेनशेविक क्रांति के कई कारण थे जो इस प्रकार कहे जा सकते हैं। वस्तुतः क्रांति एक छोटे से समय का परिणाम नहीं होती, अपितु यह दीर्घकालीन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप घटित होती है। रूस में हुई क्रांति भी कोई तत्कालीन कारण का ही परिणाम नहीं थी, अपितु इसके कारण 1905 ईस्वी से ही दृष्टिगोचर हो रहे थे। लेकिन जारशाही के निरंकुश शासन की वजह से ऐसे कारण हमेशा दबाए जाते रहे। जार निकोलस ने प्रारंभ में शासन संबंधी सुधारों की घोषणा करके और ड्यूमा की स्थापना का वचन देकर स्थिति को अपने नियंत्रण में रखा, लेकिन तत्पश्चात प्रतिक्रियावादी शासन लागू कर जनता में असंतोष और क्रोध को जन्म दिया। 1917 ईस्वी की महान क्रांति उस क्रोध और असंतोष का ही चरमोत्कर्ष थी। इस क्रांति से केवल रूस ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व प्रभावित रहा। इनके कारणों के अंतर्गत यह कहा जा सकता है: निरंकुश राजतंत्र, कृषकों की स्थिति, मजदूर वर्ग व पूंजीवाद, अल्पसंख्यकों का विद्रोह, प्रबुद्ध वर्ग का प्रभाव, यूरोपीय लोकतंत्रों का प्रभाव, समाजवाद का विकास एवं बोल्शेविक दल के प्रचार का प्रभाव, जार निकोलस द्वितीय का व्यक्तित्व एवं भ्रष्ट शासन, प्रथम महायुद्ध में रूस का प्रवेश एवं आर्थिक संकट। इस तरीके से अनेक कारण रूस की क्रांति या मेनशेविक क्रांति में विद्यमान थे। निरंकुश राजतंत्र। रूस के शासक निरंकुश सत्ता के पक्षधर थे और देवीय सत्ता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। जार अलेक्जेंडर प्रथम एवं निकोलस प्रथम ने प्रतिक्रियावादी एवं दमनकारी नीतियों का मार्ग अपनाया। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने सुधारों में विश्वास किया, लेकिन उसके न्यायिक और स्थानीय शासन संबंधी सुधारों का सामंतों व जमींदारों द्वारा विरोध किया गया। उसके किए सुधारों में जनता में संवैधानिक सुधारों की आशा जागृत हो गई, लेकिन उसकी यह आशा शीघ्र ही मिट्टी में मिल गई क्योंकि जार पुनः निरंकुश हो गया था। जार निकोलस प्रथम, अलेक्जेंडर तृतीय और तत्पश्चात उसका पुत्र निकोलस द्वितीय रूढ़िवादिता के कट्टर समर्थक था। जार निकोलस द्वितीय के समय रूस जापान युद्ध हुआ, जिसमें रूस की पराजय हुई, जिससे रूस की जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया। निकोलस ने अपनी स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ सुधार अवश्य किए, लेकिन वह पुनः निरंकुश हो गया। उसकी निरंकुशता इतनी अधिक बढ़ गई कि उसने 1905 ईस्वी में परिस्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए ड्यूमा की स्थापना करने का वचन दिया और कहा कि ड्यूमा के सदस्य जनता द्वारा ही चुने जाएंगे और उसी की स्वीकृति से कानूनों का निर्माण होगा। विद्रोह के शांत हो जाने पर ड्यूमा को संसद का प्रथम सदन माना गया। प्रथम ड्यूमा जुलाई 1906 ईस्वी में और द्वितीय ड्यूमा जून 1907 ईस्वी में भंग कर दी गई। मताधिकार सीमित कर दिया गया।
निर्वाचन विधि में परिवर्तन करते हुए लगभग 1.5 लाख भूमिपतियों को अधिकांश सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया। परिणाम स्वरूप तृतीय ड्यूमा में प्रतिक्रियावादी बड़े जमींदारों को चुना गया। इससे ड्यूमा नाम मात्र के लिए प्रतिनिधि संस्था बनकर रह गई। कृषकों की स्थिति। रूस यूरोप के प्रमुख राज्यों की अपेक्षा अत्यंत पिछड़ा हुआ था। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद वहाँ के कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनकी स्थिति अर्धदासों की भांति थी। फलस्वरूप 1902 ईस्वी में पोल्टावा और हारकोप के कृषक विद्रोह हुए। 1905 ईस्वी में अनेक स्थानों पर किसानों द्वारा दंगे भी किए गए। कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु 1906 और 1910 में अनेक कृषि संबंधी सुधार हुए, लेकिन इन सुधारों से भूमिहीनी की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सका। कृषकों को लेनिन ने समझाया कि हमें संसदीय गणतंत्र की आवश्यकता नहीं है, हमें मध्यम वर्गीय जनतंत्र नहीं चाहिए, हमें मजदूरों, कृषकों एवं सैनिकों के द्वारा संगठित सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की सरकार नहीं चाहिए। मजदूर वर्ग एवं पूंजीवाद। जार अलेक्जेंडर के समय रूस में औद्योगिकरण तीव्र गति से हो रहा था, लेकिन इन औद्योगिक संस्थाओं के मालिक धनाढ्य व्यक्ति थे जिनसे पूंजीवाद की प्रवृत्ति को अधिक बल मिला। पूंजीवाद में कम वेतन पर अधिकारी को वरीयता दी जाती थी। उद्योगपतियों को यथासंभव शासन का भी सहयोग प्राप्त था। ऐसे में श्रमिकों पर समाजवादी सिद्धांतों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। अल्पसंख्यकों का विद्रोह। रूस में यहूदी, पोल, फिन और अल्पसंख्यक जातियों का निवास था जो रूसी साम्राज्य के अधीन थी तथा परतंत्रता की भांति जीवन यापन कर रही थी। जार ने अपनी रूसीकरण की नीति के तहत शिक्षा का माध्यम रूसी भाषा कर दिया। उच्च पदों पर भी रूसी सैनिकों की नियुक्ति कर दी गई। इस रूसीकरण की नीति के तहत यहूदियों और आर्मेनियनों पर भीषण अत्याचार किए गए। 1905 ईस्वी में जॉर्जिया, पोलैंड और बाल्टिक प्रांतों में हुए विद्रोह का जिस बर्बरता के साथ दमन किया गया, ये तभी निरंकुश शासन का अंत करने हेतु उन्मुख हो गए। प्रबुद्ध वर्ग का प्रभाव। टॉल्स्टॉय, तुर्गनेव, मैक्सिम गोर्की, मार्क्स और बाकुनिन आदि के विचारों का भी रूसी जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। अब रूस में निरंकुशता की समाप्ति पर बल दिया जाने लगा। जार ने साम्यवादी विचारों के देश में आगमन पर प्रतिबंध लगाने का असफल प्रयास किया। यूरोपीय लोकतंत्रों का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने इंग्लैंड और फ्रांस को अपना सहयोग दिया। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों का नारा राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र की रक्षा करना था। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे लड़ रहे थे। उनके इन विचारों का रूस पर भी प्रभाव पड़ा। रूसी जनता ने देखा कि जब रूसी सेना राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दे रही है, तो देश में निरंकुशता का होना कहाँ तक उचित है। समाजवाद का विकास एवं बोल्शेविक दल के प्रचार का प्रभाव। कृषकों की दयनीय स्थिति और अभावग्रस्त परिस्थितियों के कारण रूस में समाजवादी विचारधारा के विकास को बल मिला। समाजवादी विचारधाराओं के फलस्वरूप रूस में आंदोलन चलाया गया जिसे बासदनिकी कहा गया। 1903 ईस्वी में समाजवादी लोकतंत्र का विभाजन 2 दलों में हो गया, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का नेतृत्व करता लेनिन था, जो रूस में सर्वहारा वर्ग का प्रभुत्व चाहता था। मेंशेविक दल का उद्देश्य अन्य वर्गों का सहयोग प्राप्त जनतंत्र को स्थापित करना था, लेकिन विचारों और उद्देश्यों में अंतर के बावजूद इन दोनों के एक उद्देश्य समान थे कि दोनों दल जारशाही का अंत करना चाहते थे। जार निकोलस द्वितीय का व्यक्तित्व एवं भ्रष्ट शासन। रूस का जार निकोलस द्वितीय बड़ा अंधविश्वासी और अयोग्य था। उस पर महारानी अलेक्जेंड्रा का विशेष प्रभाव था। वे स्वच्छाचारी शासन का समर्थन करती थी। जारीना रास्पुटिन नामक साधु के हाथ की कठपुतली बनी हुई थी।
रास्पुटिन ने अपनी विशेष स्थिति का लाभ उठाकर प्रशासन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। रास्पुटिन ही उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति के लिए उत्तराधिकारी बना और उसके लिए वही उत्तरदायी था। प्रथम महायुद्ध में रूस का प्रवेश एवं आर्थिक संकट। अगस्त 1914 में प्रारंभ हुए प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने मित्र राष्ट्रों का पक्ष लिया। रूस के सैनिक युद्ध करने तो गए, लेकिन आवश्यक और पर्याप्त संसाधनों के अभाव के कारण प्रारंभिक 2 वर्षों में रूस को पराजय का मुंह देखना पड़ा। मार्च 1917 ईस्वी की रूस की राजधानी पेट्रोग्राड में अचानक से क्रांति का बिगुल बज उठा। लोग सोचते रह गए कि क्रांति फूट पड़ेगी, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उनके सोचते ही सोचते क्रांति का बिगुल बज जाएगा। ऐसा तो उन्होंने अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। 7 मार्च 1917 ईस्वी को भूखे मजदूरों ने पेट्रोग्राड की सड़कों पर रोटी दो का नारा दिया और जुलूस निकाला। सरकार ने गोली चलाने की आज्ञा दे दी, किंतु भूखे मजदूरों पर सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। 8 मार्च को कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल कर दी और रोटी की मांग करने वाले मजदूरों ने नारा दिया, युद्ध बंद करो, अत्याचारी शासन समाप्त करो। इस तरीके से 14 मार्च को ड्यूमा ने रोजियांको के नेतृत्व में कार्यकारिणी सभा की स्थापना की। पेट्रोग्राड की सोवियत ने भी एक कार्यकारिणी बनाई। 14 मार्च के दिन दोनों समितियों ने मिलाकर एक कर दिया गया और एक अस्थायी सरकार की स्थापना हुई, जिसमें प्रिंस चार्ल्स लोब को अध्यक्ष बनाया गया। 15 मार्च 1917 को जार को विश्वास हो गया कि स्थिति पर नियंत्रण पाना असंभव है, अतः उसने सिंहासन त्याग दिया। जार को जारीना और बच्चे सहित तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में साइबेरिया निर्वासित कर दिया गया। इसे ही मार्च की क्रांति कहा जाता है।